दीपक और राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री जी खड़ी थी, जो दोनों को घूर रही थी। राजेश जी और दीपक का गला सूखने लगा। कहीं सावित्री ने मेरी और दीपक की कोई बात तो नहीं सुन ली जो हम आपस में कर रहे थे। राजेश जी अपने मन में सोचने लगे, जी आप और लल्ला इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों ने सावित्री जी के मुंह से ये बात सुनी तो दोनों ने राहत की सांस ली। हश। दीपक ने लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। बुआ, नींद नहीं आ रही थी इसलिए छत पर आ गया। यहाँ आकर देखा तो फूफा जी भी छत पर थे। फिर हम दोनों बातें करने लगे और ये वक्त हो गया। ठीक है, अब नीचे चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी सुबह अपने दफ्तर जल्दी निकलना होता है। सावित्री जी ने राजेश जी को देखा और उनसे बिना बात किए छत से नीचे आ गई। फूफा जी, आज तो बच गए। अच्छा वो उन्होंने कुछ नहीं सुना। शांत थी बुआ। ये तूफान आने से पहले वाली शांति है। सावित्री ने सब कुछ सुन लिया है। क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि बुआ ने सब कुछ सुन लिया है? राजेश जी ने दीपक को देखकर कहा, बेटा तुम्हारी बुआ मेरी पत्नी है। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस दिन तुमने ज्योति को बचाने के लिए सावित्री का हाथ पकड़ा था, उसी दिन से ये ज्योति से खार खाए बैठी है। ये जरूर कोई तिकड़म लगा रही है। हो सकता है ज्योति को कोई नुकसान पहुंचाने वाली हो। मुझे कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। दीपक की आंखें बड़ी हो गई। नहीं फूफा जी, बुआ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और देर हो जाएगी मतलब? दीपक, मुझे लंग्स कैंसर है। राजेश जी ने दीपक के सामने बहुत बड़ी बात का खुलासा किया था आज। फूफा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? दीपक की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो राजेश जी की कही बात पर अभी विश्वास नहीं हुआ था। फूफा जी, आपने ये बात घर पर आज तक किसी को नहीं बताई? राजेश जी फीकी सी हंसी हंसे। दीपक, किसी को किसी की नहीं पड़ी है यहाँ। बड़ा बेटा है जो घर जमाई बन गया है। जब से शादी हुई है उसकी, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर दिनेश की जब डेथ हुई थी तो आ गया था। उसके बाद वो हमें भूल गया। सावित्री, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी है। एक दूसरे का सुख दुख बांटने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। एक दिनेश था जो मेरे कुछ कहे बिना मेरी हर बात समझ जाता था, पर विधाता ने उसे भी छीन लिया। राजेश जी की आंखें भर आई तो उन्होंने अपना चश्मा अपनी आंखों से हटाकर अपने आंसुओं से गीली आंखें पोंछी। दिनेश कहता था, बाबूजी, मेरी ज्योति कांच की गुड़िया है, इसे मैं बहुत सहेज कर रखूंगा। उसके जाने के बाद उसकी कांच की गुड़िया को तोड़ दिया सावित्री के तानों ने। टूटकर चकनाचूर हो गया उसका दिल। उसको अगर सावित्री मार भी देगी तो वो कुछ नहीं बोलेगी। गूंगी गुड़िया बनकर रहेगी ज्योति। घर के हालात देखते हुए और अपनी हालत के मद्देनजर मैंने ज्योति का पुनर्विवाह करने के बारे में सोचा है। विवाह के लिए एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो ज्योति को दिल से अपनाए, उसके दुखों को कम करे, उसके दर्द को समझे। मैंने जब ज्योति के लिए तुम्हें सबसे लड़ते हुए देखा तो मुझे तुम में वही लड़का नजर आया जो ज्योति के लिए खड़ा हो सकता है, उसके सुख दुख में उसका साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए मैंने तुमसे ज्योति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहा। फूफा जी, आप जो ज्योति जी के लिए कर रहे हैं वो करना आसान नहीं है। मुझे ज्योति जी से शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा। आप निश्चित रहिए, मैं ज्योति जी का पूरा ख्याल रखूंगा। बेटा, तुम दोनों की शादी की बात किसी को हजम नहीं होगी, ना समाज को और ना ही तुम्हारे और मेरे घर वालों को। बहुत अड़चने आएंगी इस रिश्ते को निभाने में। क्या सामना कर पाओगे सबका? फूफा जी, हमें समाज ने नहीं बनाया है, समाज को हमने बनाया है। रीति रिवाज इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए हैं। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने बनाए नियम कानून को खुद पर अप्लाई करता हूँ। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कभी किसी से नहीं डरता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। फूफा जी, बहुत रात हो गई है, आप चलकर आराम करिए। अब से आप अपनी सभी चिंताएं मुझे दे दीजिए और अपना इलाज करवाइए। आप कल तैयार है ना? मैं आपको कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। राजेश जी मुस्कुरा दिए। ठीक है जैसा तुम कहो। फिर दोनों छत से नीचे उतर आए। दिन बीतने लगे।
सावित्री जी रिंकी को किसी ना किसी बहाने अपने घर बुला लेती, फिर उसे दीपक के साथ जबरदस्ती उसकी बाइक पर उसकी कंप्यूटर सेंटर भेज देती। अरे लल्ला, ये रिंकी को इसके पैर में चोट लग गई है, इसे इसके कंप्यूटर सेंटर तक छोड़ दो। दीपक का मन तो बिल्कुल नहीं होता था रिंकी को अपने साथ अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले जाने का, पर उसे सावित्री जी के कहने का मान रखना पड़ता था। रिंकी मचलती हुई दीपक की बाइक के पीछे बैठ जाती, उसे कभी उसकी कमर से पकड़ने की कोशिश करती, तो कभी उसके कंधे पर हाथ रखने के बहाने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाती। दीपक नौजवान लड़का था, दिखने में फिट था, रिष्ट पुष्ट था। कोई भी लड़की दीपक पर खुद को लुटा देती, पर दीपक उन लड़कों में से नहीं था जो लड़की को टाइम पास करने का जरिया समझता था। दीपक को रिंकी का उसे इस तरह से छूना नागवार गुजरा। एक दिन इसी तरह रिंकी दीपक की बाइक के पीछे बैठी हुई थी। वो पीछे से दीपक को अपनी बाहों में भरने लगी थी कि दीपक ने गुस्से से बाइक को जोर से ब्रेक लगा दी। रिंकी को जोर का झटका लगा। उतरिए मेरी बाइक से नीचे, दीपक ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा। क्या हुआ दीपक, तुमने बाइक बीच सड़क पर क्यों रोक दी? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आप जो करने की कोशिश कर रही हैं, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। आज के बाद किसी और को ढूंढ लेना अपने ले जाने छोड़ने के लिए। दीपक ने गुस्से से रिंकी को उंगली दिखाते हुए कहा, और मुझसे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपक ने रिंकी को बीच सड़क पर अपनी बाइक से नीचे उतार दिया और वो अपनी बाइक को दोबारा स्टार्ट करके वहां से चला गया। रिंकी गुस्से से उसे जाती हुई देख रही थी। अपने बालों के लट को अपनी उंगली से लपेट कर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। आज नहीं तो कल तुम मेरे हो जाओगे, फिर तुम्हारे तन मन धन पर सिर्फ रिंकी का हक होगा। फिर हक से तुम्हारी कमर पर अपने हाथ लपेटूंगी और तुम्हारी गर्दन पर अपने होंठ रखूंगी। रिंकी की सोच दीपक को लेकर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद घर को सजाया जा रहा था। दीपक ने भी देखा, पर अनदेखा करके अपने ऑफिस चला गया। ज्योति को अपने कमरे में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। राजेश जी सच जान गए और वो घर से बाहर निकल आए। उन्होंने शांति और सावित्री की बातें सुन ली थी। दोनों रिंकी और दीपक का ब्याह 2 दिन बाद करवा देंगे। देर रात तक राजेश जी और दीपक घर नहीं लौटे तो सावित्री जी गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगी। रिंकी के घर वाले भी वहीं मौजूद थे। हद होती है किसी बात की। सुबह से दिनेश के पापा घर से निकले हैं, अब तक नहीं लौटे, और ये दीपक, ये पता नहीं कहाँ रह गया आज। ये तो वक्त पर ही घर लौटता है अपने दफ्तर से। तभी घर का मेन दरवाजा खुला तो सावित्री जी की नजर और रिंकी और उसके घर वालों की नजर दरवाजे पे गई तो सबकी आंखें बड़ी हो गई, और सावित्री जी वहीं आंगन पर फर्श पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सावित्री जी अपना सिर पकड़कर वहीं आंगन में बैठ गई। दीपक के अम्मा और बाबूजी भी वहां मौजूद थे। रिंकी, उसकी आंखें पहले ही बड़ी थी, पर दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें तो बाहर ही निकलने लगी थी। गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे। सावित्री, आरती की थाली लाओ, राजेश जी ने सावित्री जी को आवाज लगाकर कहा। सावित्री जी वैसी ही पोजीशन में बैठी रही। वो अपनी जगह से न हिली न डुली। सावित्री, मैंने कुछ कहा है तुमसे? सावित्री जी गुस्से से उठी और दरवाजे पर खड़ी ज्योति को अग्नेत्र से देखने लगी। लाल बंधानी साड़ी में लिपटी हुई ज्योति बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिना मेकअप के भी ज्योति चांद का टुकड़ा लग रही थी। हाथ और पैर मेहंदी के रंग में रंगे और रंगे हुए थे। उसकी खाली मांग आज लाल सिंदूर से भरी हुई थी। गले में पहने हुए हीरे जड़ित पेंडेंट वाले मंगलसूत्र के काले मोती उसके गले में चमक रहे थे। दोनों हाथों में पहना हुआ सुहाग चूड़ा उसके सुहागर होने की गवाही दे रहा था। उसके पैरों में बंधी पायल और उसके पैरों की उंगलियों में पहनी हुई बिछिया सावित्री जी को जैसे मुंह चिढ़ा रही थी। ज्योति को सुहागन देखकर वो गुस्से से चल उठी। नागिन, मेरे बेटे को तो डस लिया तूने, और अब मेरे लल्ला को डसना चाहती है, जो ये स्वांग रचाकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है तू। सावित्री जी ने अपनी आंखों को तरेरते हुए जिस लहजे में कहा, उसे देखकर ज्योति बुरी तरह डर गई और डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। ज्योति के होंठ हिल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। ए चुप, सावित्री जी ने जोर से चीख कर कहा। मुंह बंद कर ले, वरना तेरा मुंह तोड़ देंगे हम। बड़ी आई माँ जी बोलने वाली। सावित्री जी का बस चलता तो आज वो शायद ज्योति को मार डालती। आखिर तूने मेरे भोले भाले दीपक को अपने प्रेम के जाल में फंसा ही लिया।
हम अब दुनिया समाज को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी बहू रानी ने विधवा होकर हमारे दीपक को अपने रूप के जाल में फंसाकर उससे ब्याह का स्वांग रचाया। अरे हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है तूने करमचली। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, हमारे दिने से ब्याह हुआ तो उसको खा गई, अब हम बाकी बचे हैं, अब हमें भी खा ले। सावित्री जी ने गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए कहा, माँ जी हमने अपनी मर्जी से ब्याह नहीं किया। ज्योति रोते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, जरा देखो तो इसे कैसे नौटंकी कर रही है हमारे सामने, जैसे हम सब दूध पीते बच्चे हैं जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब समझते हैं तुम्हारी नजर बहुत पहले से हमारे दीपक पर थी, और देखो आज आ गई उसकी ब्याहता बनकर हमारे सामने। तू हमारे लिए कल भी मनहूस थी और आज भी मनहूस ही है। दीपक के अम्मा बाबूजी भी वही मौजूद थे। उन्होंने दीपक को हैरानी से देखा। दीपक ये क्या नौटंकी है? तुमने ब्याह कर लिया, वो भी एक विधवा से, क्यों? क्योंकि मुझे जैसी जीवन संगनी चाहिए थी ज्योति जी वैसी ही है। अरे इतनी ही आग लगी थी तेरे देह में तो जाकर कोर्ट पर बैठ जाते ही, जाकर वहां तेरे मन की हर बात पूरी हो जाती। ज्योति रानी, रिंकी ने अपने मुंह से आखिर जहर उगल ही दिया। रिंकी की कही बात पर वहां खड़े किसी भी इंसान ने किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई, पर राजेश जी और दीपक के माथे पर बल पड़ गए। जस्ट शट अप। दीपक का गुस्सा अब फूट पड़ा। खबरदार, अगर किसी ने ज्योति के खिलाफ एक भी और बुरा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मुझसे बड़े हैं। किसी को हक नहीं मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहने का। ये मेरी पत्नी बनने से पहले एक इंसान है, जीता जागता इंसान। अगर ये विधवा है तो इसमें इनका क्या कसूर है? मरना जीना सब विधाता तय करते हैं, हम इंसान नहीं। मोहतरमा, आपने अभी जो मेरी पत्नी के लिए अपने मुंह से जो शब्द कहे हैं, उसके लिए आप मेरी पत्नी ज्योति जी से अभी सबके सामने माफी मांगे, अन्यथा आपको मेरी पत्नी की बेइज्जती करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। दीपक ने जलती निगाहों से रिंकी की तरफ देखकर कहा, इससे मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि आपने मेरी पत्नी नहीं, एक पाक सच्ची साफ दिल की औरत के दिल को ठेस पहुंचाई है। आप अभी माफी मांगिए ज्योति जी से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा यहाँ। हाँ बुला लो पुलिस को, मैं नहीं डरती किसी से। ठीक है, अब पुलिस ही आपसे आकर बात करेगी। तभी रिंकी के माँ बाप दीपक के सामने आकर खड़े हो गए। इसे माफ कर दो बेटा, ये नादान है। तो आप अपनी बेटी से कहिए मेरी पत्नी से सबके सामने अभी माफी मांगे और यहाँ से चलती बने। दीपक की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी, जिन्हें देखकर रिंकी और उसके माँ बाप डर गए। इन्होंने इशारे से रिंकी को ज्योति से माफी मांगने को कहा। रिंकी ने गुस्से से सबके सामने ज्योति से आई एम सॉरी कहा और दीपक ने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। रिंकी पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी तो सावित्री जी ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। दीपक ने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी हथेलियों से कस लिया, क्योंकि ज्योति सबकी जली कटी बातें सुनकर डर से कांप रही थी। इधर ज्योति कभी अपने हाथ को देखती तो कभी दीपक के हाथ को। दीपक रिंकी को घूर रहा था जो दीपक के सामने खड़ी थी। ज्योति का हाथ थामा और बिना गृह प्रवेश के घर के अंदर प्रवेश कर लिया। ये देखकर दीपक की अम्मा रोते हुए अपनी छाती पीटने लगी। देखो क्या अनर्थ कर दिया हमारे बेटे ने। एक तो विधवा से शादी कर ली, अब ऊपर से उसे लेकर बिना गृह प्रवेश किए घर में प्रवेश कर लिया। दीपक का अपनी अम्मा के बेसिर पैर की बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। दीपक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया। ज्योति का हाथ थामकर अपनी अम्मा के पास आया। अम्मा, मैं जानता हूँ मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। आपको बिना बताए मैंने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला मैंने खुद ही कर लिया। आपके भी कुछ अरमान थे मेरे ब्याह को लेकर, पर अम्मा मैंने ज्योति जी से शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। भविष्य में मेरे लिए इस फैसले को आप सही मानेंगे। दीपक, क्या कमी छोड़ दी हमने तुम्हारी परवरिश करने में? हमने जो तुमने अभी बिना बताए एक विधवा से ब्याह कर लिया। काहे हमें इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? दीपक की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछती हुई कहने लगी। राजेश जी चुपचाप सबको देख रहे थे।
दीपक ने अपनी अम्मा को अपने सीने से लगा लिया। अम्मा, हमें जैसा जीवन साथी चाहिए था, हमें ज्योति जी वैसी ही लगी, इसलिए हमने शादी कर ली। हमें बिना बताए इतनी भी क्या आफत आ रही थी जो तुमने अशुभ मुहूर्त में ब्याह कर लिया। दीपक की अम्मा ने अपनी आंखें तरेरती हुई दीपक से खुद को अलग करते हुए कहा। दीपक ज्योति की शादी शुभ मुहूर्त में हुई है। राजेश जी दीपक की अम्मा की बात का जवाब दिया। जीजा जी, आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपका किया धरा है। हम उस दिन को कोस रहे जिस दिन हमने हमारे दीपक को आपके यहाँ भेजा था। दीपक के पिता ब्रज जी ने अपने हाथ जोड़ दिए राजेश जी के आगे। राजेश जी कुछ कहने लगे तो दीपक की अम्मा राजेश जी के सामने आकर खड़ी हो गई। जीजा जी, आपने ही हमारे बेटे के दिमाग में अपनी विधवा बहू से शादी करने की बात डाली है। दीपक की अम्मा ने गुस्से में आकर कहा। आप गलत समझ रही हैं। ज्योति सर्वगुण संपन्न लड़की है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके ये सर्वगुण संपन्न बहू आपके बेटे की जान तो ले चुकी है, पर हम अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। हम इस शादी को नहीं मानते। हम अपनी पसंद की लड़की से अपने दीपक की शादी दोबारा करवाएंगे। अम्मा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से तोड़ देंगी। दीपक ने इस बार थोड़ी तल्ख आवाज में कहा। दीपक, अब तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपने माँ बाप से जवाब तलब करोगे? अम्मा, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। ज्योति जी ही मेरी पत्नी है। इनके अलावा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। इसलिए आप भी इस रिश्ते को दिल से अपनाइए और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। दीपक ने ज्योति का हाथ थामा और अपने अम्मा बाबूजी के पैरों में आशीर्वाद देने के लिए झुक गए, पर दोनों ने आशीर्वाद नहीं दिया और पीछे हट गए। सावित्री जी के पैर छूने लगे तो उन्होंने गुस्से से ज्योति को घूर कर देखा। फिर दीपक ज्योति ने राजेश जी के पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सिर स्नेह भरी हाथ रखा। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और एक दूसरे का हाथ थामे रहना। बहुत इतरा रही हो ज्योति, पर ज्यादा दिन तक तुम्हारी ये खुशी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तुमने हमारी आंखों का देखा ख्वाब हमसे छीना है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। रिंकी की कही बातें ज्योति को याद आ रही थी। ज्योति उन बातों को सोचते हुए लड़खड़ा गई। रिंकी की कही बातें उसे अपने कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़ती हुई महसूस हो रही थी। कंठ सूख गया उसका। वो अपना थूक निकलने लगी। ज्योति का मन सबकी कही बातों से बहुत आहत हुआ और दीपक के हाथ से अपना हाथ झटक कर वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राजेश जी और दीपक ज्योति की मनोदशा अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने इस वक्त ज्योति को अकेला छोड़ना सही समझा। वो दोनों भी किसी से कोई बात किए बिना वहां से चले गए और बाकी सब उन्हें जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ज्योति ना तो दीपक से बात करती थी, ना ही राजेश जी से। खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था उसने। दीपक ने भी ज्योति का साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और वो उसके कमरे में उसके साथ रहे। कुछ दिनों बाद दीपक ज्योति के कमरे में आया। ज्योति अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां से गंगा नदी बहती हुई नजर आ रही थी। दीपक कमरे के भीतर नहीं आया। उसने वहीं खड़े रहकर कहा, ज्योति जी, मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से भोपाल जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहना। अपने कान आंखें खुले रखना। ज्योति ने दीपक की कही बात का जवाब नहीं दिया। दीपक कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। मैं अपने घर में रहती हूँ। दीपक वहीं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे। आप अपने घर में रहती हैं, अपनों में नहीं। इतना कहकर दीपक ज्योति के कमरे से बाहर निकल गया। ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक जा चुका था अपनी बात कहकर, पर ज्योति के चेहरे के भाव बदल गए दीपक की बात सुनकर। ठीक उसी रात दीपक के भोपाल चले जाने के बाद आधी रात को ज्योति के कमरे में कोई अपरिचित शख्स खिड़की के रास्ते ज्योति के कमरे में घुस गया। ज्योति सो रही थी, तभी वो शख्स ज्योति को सोता हुआ देखकर ज्योति के करीब आकर ज्योति के ऊपर झुक गया और ज्योति किसी अपरिचित को अपने करीब महसूस करके उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अनजान शख्स ज्योति पर झुका हुआ था। वो ज्योति पर और झुकता उससे पहले ही ज्योति ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर गुस्से से अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। धक्का लगने की वजह से वो शख्स सामने वाली दीवार से जा टकराया। ज्योति जल्दी से अपने बेड पर से उठी और साड़ी से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। कौन हो तुम? इस तरह से चोरी छुपे आधी रात को मेरे कमरे में कैसे पहुंचे?
वो शख्स कुछ नहीं बोला और तेजी से ज्योति की तरफ लपका। ज्योति खुद को बचाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, पर उस शख्स ने ज्योति को पीछे से उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। ज्योति ने खुद को बचाने के लिए उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोच डाला। उस शख्स ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। ज्योति ने उस रुमाल को खींचकर उसके चेहरे से अलग कर दिया। ज्योति उस शख्स को देखकर अपने होशो हवास खो बैठी। वो शख्स उनके पड़ोस में रहने वाला रतन था, जो ज्योति को बुरी निगाह से देखा करता था, पर ज्योति ने कभी अपने मुंह से एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं कहा। हमेशा बस डरती रही, चुप रही। इसलिए रतन की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आधी रात को ज्योति के कमरे में घुस गया। तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को किसी शादीशुदा औरत के कमरे में इस तरह चोरों की तरह घुसा है? फौरन हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना हम सबको चीख चीख कर सबको बुलाएंगे, ज्योति गुस्से से कहने लगी। रतन ज्योति से उम्र में बड़ा था, एक शराबी जुआरी अय्याश आदमी था। रतन भी शादीशुदा था, पर उसकी पीने और उसकी किसी औरत के साथ नाजायज संबंध होने की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। रतन ज्योति को देखकर बेशर्मों वाली हंसी हंसने लगा। ज्योति कुछ समझ पाती उससे पहले ही रतन ने ज्योति को पकड़ लिया और दोनों फर्श पर गिर पड़े। ज्योति ने खुद को बचाने के लिए रतन के हाथों को अपने दांतों से पूरा जोर लगाकर काट लिया, तो रतन ने अपना हाथ किसी तरह से ज्योति के दांतों से बाहर निकाला। रतन ने ज्योति को उसके बालों से पकड़कर उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। ज्योति खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तभी अचानक से ज्योति के कमरे का दरवाजा किसी ने खोला। अरे देखो जीजी, देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। दीपक की अम्मा घर के सभी मेंबर्स को चीख चीख कर बुलाने लगी। सभी ज्योति के कमरे में पहुंच गए। जब घर के सभी मेंबर ज्योति के कमरे में आए तो ज्योति रतन के ऊपर अस्त व्यस्त हालत में थी। ज्योति सबको देखकर हड़बड़ा कर जल्दी से उठी और खुद को व्यवस्थित करने लगी। अब हमारे सामने सती सावित्री मत बनो, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। राम राम, कैसी मनहूस बहू मिली हमें, जिसने अपनी आंखों की सरमो हया को बेचकर ये सब कर्म कांड कर डाला। अब हम लल्ला को क्या कहेंगे कि उसकी बीवी उसकी पीठ के पीछे रंग रेलियां मनाती हुई पकड़ी गई है। देखो जीजी, हमारी नेकी दुल्हनिया को, हमारा बेटा घर पर नहीं है और इस करमजली ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तभी कमरे में सावित्री जी गुस्से से दंदनाती हुई आई और उन्होंने बिना सच जाने ही ज्योति को उसकी बाह से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया और ज्योति के मुंह पर थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इसी बीच मौका पाकर रतन वहां से भाग गया। ज्योति हक्की बक्की होकर सावित्री जी को देखने लगी। सावित्री जी गुस्से से ज्योति को उसकी बाह से पकड़कर उसके कमरे से खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर आई। इस वक्त ज्योति को दीपक की कई बातें याद आ रही थी। घर आपका है, पर यहाँ आपका अपना कोई नहीं है। बदकिस्मती से राजेश जी भी घर पर नहीं थे। ज्योति को इस वक्त घर में मौजूद किसी भी इंसान में अपना कोई नजर नहीं आ रहा था। सब गैर ही नजर आ रहे थे उसे। इंसान तब खुद को इतना असहाय और मजबूर समझता है जब उसके अपने ही उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं, अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देते हैं, बस इल्जाम पर इल्जाम लगाते चले जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है तब खुद को संभालना जब हमारे किरदार पर कोई सवाल उठाता है। अकेला पड़ जाता है तब इंसान अपनों के बीच में रहकर भी ना कोई साथ देता है, ना ही हमें समझ पाता है। ज्योति को इस वक्त दीपक की बहुत याद आ रही थी। ज्योति उसे याद करके रोने लगी। सावित्री जी ने बिना सच जाने, ज्योति की बात सुने बिना ज्योति को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। ज्योति घर का दरवाजा जोर जोर से पीटती रही, खुद को निर्दोष बताती रही, पर सावित्री जी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ज्योति दरवाजे से सट कर रोने लगी। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है। ज्योति रोते रोते थक गई और लड़खड़ाते हुए कदमों से अंधेरी गलियों में खो गई।